द एक्सपेंस एक साइंस फिक्शन नॉवेल बेस्ड सीरीज है जिसे कि जेम्स एस कोरी ने लिखा है। ये कहानी है 23rd सेंचुरी की, जब ह्यूमंस अर्थ को छोड़कर स्पेस के अंदर भी कॉलोनी बनाना शुरू कर चुके थे। यूएन पूरी अर्थ को कंट्रोल करता था। मार्स एक इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर था। बाहर मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के ऊपर भी कुछ कॉलोनी बन गई थी जिन्हें बेल्टर्स के नाम से जाना जाता था। अंदर मौजूद प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते थे। बेल्टर्स में एक स्टेशन था, सेरेस स्टेशन। बेल्टर्स स्पेस के अंदर काम किया करते थे। बेल्ट के अंदर एयर और वाटर गोल्ड से भी ज्यादा प्रीशियस था। अर्थ, मार्स और बेल्ट्स की आपस में नहीं पड़ती थी। वो लोग इस मुकाम पे पहुंच चुके थे कि एक छोटा सा इवेंट भी उन लोगों के बीच लड़ाई की शुरुआत करवा सकता था। एपिसोड की शुरुआत में एक यंग लेडी को दिखाया जाता है जो कि जीरो ग्रेविटी में फ्लोट कर रही थी। वो जिस रूम में थी उस रूम के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो लेडी बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो अपनी मदद के लिए आवाज भी लगाती है। वो लेडी वाटर सप्लाई को चेक करती है। 2 बूंदें फ्लोट करती हुई उसके फेस के पास आ जाती है। वो उन बूंदों को अपने लिप की तरफ गाइड करवाती है और उन बूंदों को निगल लेती है। वो एक बार फिर से दरवाजे को जोरों से नॉक करने लग जाती है और हेल्प के लिए किसी को आवाज देने लग जाती है। कुछ ही देर बाद वो किसी तरह से उस रूम से बाहर निकल जाती है। वो लेडी एक स्पेस सूट पहने हुए थी जिसके एक तरफ जूली नाम लिखा हुआ था। उसी स्पेस सूट के ऊपर स्कोपली नाम भी लिखा हुआ था। जूली अपने मैग्नेटिक बूट्स को ऑन कर लेती है और इसके बाद ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में वॉक करने लग जाती है। उसको बाहर का एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब दिखाई देता है। उसे एयरलॉक डोर के ऊपर कुछ ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है। जूली इंजीनियरिंग बेस से आते हुए एक SOS सिग्नल को भी सुनती है। जूली के सामने से तभी एक स्पेस सूट फ्लोट होते हुए चला जाता है। जूली उसको देखकर जोरों से चिल्लाने लग जाती है। जूली धीरे धीरे इंजीनियरिंग बे रिएक्टर कोर तक पहुंच जाती है। जूली को वहां पर ब्लिंक होती हुई ब्लू लाइट दिखाई देती है। उस ब्लू लाइट के अंदर से एक डिफॉर्म फिगर यानी कि बिगड़ा हुआ फिगर बाहर की ओर निकलता है, जिसे देखकर जूली बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है। अब चलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के ही एक स्टेशन सेरेस की ओर। सेरेस स्टेशन एस्ट्रॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा स्टेशन था। यहाँ पर ह्यूमंस ने कॉलोनी बसा ली थी और ये अब यूएन के अंडर में था। सेरेस स्टेशन को एस्ट्रॉइड बेल्ट को हॉलो करके वहां पर इस स्टेशन को बना दिया गया था और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके ग्रेविटी मेंटेन की जा रही थी। सेरेस स्टेशन के सबसे लोअर लेवल पर कुछ शिप्स आकर रुक रही थी। एपिसोड में पीछे से एक वॉइस नरेशन हो रहा था जो कि बता रहा था कि अर्थ और मार्स सेरेस के लोगों से आइस को निकलवाने का काम किया करते थे। सेरेस किसी वक्त पूरी तरह से आइस में कवर्ड था। मार्स और अर्थ ने उसकी पूरी आइस को चुरा लिया था। सेरेस स्टेशन अर्थ और मार्स दोनों के लिए एक बहुत अच्छे पोर्ट के रूप में वर्क करता था, लेकिन सेरेस के ही लोग उस पोर्ट से रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते थे और वो अभी भी गरीब थे। चलिए अब सेरेस के अपर मोस्ट लेवल में चलते हैं। वहाँ पर मेडिना मार्केट था और वो मार्केट पुअर पीपल से भरा हुआ था। एक प्रोटेस्टर वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को वहाँ पर वाटर और एयर की कमी के लिए स्पीच दे रहा था। अब मिलते हैं हम लोग अपने डिटेक्टिव एलोइस मिलर से। मिलर सेरेस का ही रहने वाला था और वो स्टार हेलिक्स सिक्योरिटी के लिए काम करता था। वो एक हार्ड वर्किंग मैन था। प्रोटेस्टर्स उसे वेल वाला यानी कि ट्रेटर कहकर बुलाया करते थे। मिलर के साथ ही स्टार हेलिक्स सिक्योरिटी में एक और डिटेक्टिव हेवलॉक काम किया करता था। हेवलॉक अर्थ को बिलोंग करता था और वो मिलर का पार्टनर था। मिलर और हेवलॉक दोनों ही एक प्रोस्टिट्यूट जिया के पास पहुंच जाते हैं। जिया के पास एक गैंगस्टर की बॉडी पाई गई थी। उस गैंगस्टर का बहुत बुरी तरह से किसी ने मर्डर कर दिया था। सेरेस में बोले जाने वाली भाषा थी क्रियोल। मिलर जिया से क्रियोल भाषा में उस गैंगस्टर के बारे में सवाल पूछने लग जाता है। हेवलॉक को उस गैंगस्टर की बॉडी को देखकर हैरानी होती है। हेवलॉक को समझ में आता है कि बेल्टर्स और अर्दर्स की बॉडी में कुछ डिफरेंसेस मौजूद थे। मिलर और हेवलॉक दोनों ही ड्रिंक लेने के लिए एक बार के अंदर पहुंच जाते हैं। मिलर हेवलॉक को अर्दर्स और बेल्टर्स के फिजिकल डिफरेंस के बारे में बताता है कि बेल्टर्स की लोअर ग्रेविटी में रहने के कारण कुछ एबनॉर्मलिटीज उनकी बॉडी के अंदर आ जाती थी, जैसे कि हाथ कांपने लग जाते थे या बॉडी का कोई पार्ट बढ़ जाता था। बारटेंडर उस वक्त मिलर के पास ही मौजूद था। वो मिलर की स्पाइन के ऊपर मौजूद कुछ साइंस हेवलॉक को दिखाता है जो कि बेल्टर होने के कारण उसकी बॉडी पर मौजूद थे। बारटेंडर हेवलॉक को साइन दिखाने के लिए मिलर की बॉडी के ऊपर हाथ रख देता है और मिलर इसके जवाब में उसे धमकाने लग जाता है। मिलर हेवलॉक को लेकर ट्राम से एक जगह पर जाने लग जाता है। मिलर की वही ट्राम में
में वार्गस से मुलाकात होती है। वार्गस सैरस पे एयर फिल्टर्स को चेंज करने का काम किया करता था। मिलर के पूछने पर वार्गस उसे बताता है कि उसने एयर फिल्टर्स को चेंज करने का काम कंप्लीट कर दिया था। वार्गस सैरस में एक स्वेट शॉप चलाया करता था। उसकी शॉप में काम करने वाले बच्चे थे जिनको पुअर एयर फिल्ट्रेशन के कारण कफिंग की प्रॉब्लम होने लगी थी। वार्गस मिलर को बताता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था और वो रिश्वत के तौर पर कुछ चिप्स उसके हाथ में पकड़ा देता है। मिलर वार्गस को कहता है कि अब वो एयर फिल्टर्स को चेक नहीं करेगा। ट्राम मिलर और हैवलॉक को एक स्टॉप पर पहुंचा देती है। वो लोग स्टार हेलिक्स प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों का सामना एक और कॉप ऑक्टेविया मर्स से होता है। ऑक्टेविया मर्स किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थी। मिलर उस आदमी को धमकाने लग जाता है। तब मर्स उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। मिलर हैवलॉक के साथ आगे की ओर बढ़ जाता है। हैवलॉक मिलर से पूछता है कि क्या वहाँ पर कोई भी रूल वर्क नहीं करता है, क्योंकि जिस तरह से मिलर बिहेव कर रहा था वो लॉ के अगेंस्ट था। मिलर हैवलॉक को क्लियर करता है कि सैरस में कोई लॉ नहीं है, बस वहाँ पर कॉप्स है जो कि अपनी मनमर्जी से काम किया करते हैं। मिलर चीफ शार्डेट्स के ऑफिस के अंदर चला जाता है। शार्डेट मिलर को एक मेगाकॉर्प माओ कवास्की मर्चेंटाइल कंपनी के ओनर की बेटी के मिसिंग होने के बारे में बताती है, जिसका नाम जूलियट एंड्रोमेडा था। यानी कि ये वही जूली माओ थी जिससे कि हम शुरुआत में मिल चुके हैं। मिलर का जॉब था कि अगर जूली माओ सैरस के ऊपर मौजूद है तो उसे ढूंढना था और उसे ढूंढकर उसे उसके घर अर्थ के ऊपर भेज देना था। मिलर इसे किडनैपिंग के रूप में ले लेता है। जूली के पेरेंट्स अमीर थे और जूली एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट फॉर होराइजन फाउंडेशन के लिए काम किया करती थी। वो एक रेसिंग शिप रेजर बैक की चैंपियन पायलट भी थी। अब चलते हैं एक और शिप कैंटरबरी की तरफ। कैंटरबरी एक आइस हॉलर शिप थी, यानी कि वो आइस को निकालने का काम किया करती थी। कैंटरबरी के लोग सैटर्न की रिंग से आइस के बड़े बड़े टुकड़ों को निकालने का काम किया करते थे और वो उन्हें लाकर सैरस के ऊपर बेच दिया करते थे। कैमरॉन, पैच और रिकर दोनों ही उस वक्त कैंटरबरी के ऊपर मौजूद थे और वो दोनों अपने किस्से एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार के काम के लिए उनको हो सकता है कि बहुत अच्छा बोनस भी मिले और वो दोनों बोनस पाने के बाद ब्रॉथल्स जाने के बारे में बात भी कर रहे थे। तभी आइस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट जाता है और वो कैमरॉन पाज के ऊपर आकर लग जाता है। कैमरॉन पाज की बाह एल्बो से अलग हो जाती है। एक और सेकंड ऑफिसर जेम्स हॉल्डन को दिखाया जाता है। जेम्स हॉल्डन एक शिप नेविगेटर एडी नगार्ड के साथ था और उसके साथ वो उस वक्त फिजिकली इन्वॉल्व था। शिप अचानक ही थ्रस्ट में वापस आ जाती है और ग्रेविटी के कारण वो दोनों वापस फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। होल्डन को पास की हेल्प करने के लिए बुलाया जाता है। होल्डन तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है। होल्डन शिप के फिजिशियन शैड ग्रेवरी को पैच को ठीक करते हुए देखता है। पैच होल्डन से बात करता है कि कहीं उसके एल्बो के कट होने के कारण कंपनी उसे काम से न निकाल दे। शेड पैच को एडवाइस करता है कि उसे प्रॉपर प्रोस्थेटिक मैजिक जेलो को यूज करना चाहिए। ऐसा माना जाता था कि ये लोग हमारे टूटे हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से रीग्रो कर सकते थे और इसे अर्थ के लोगों ने बनाया था। होल्डन पैच को चिंतित देखता है और उसे बताता है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ एक क्लॉक पंचर के रूप में उस शिप के ऊपर मौजूद है। वो लोग सभी देखते हैं कि शिप का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सो वहाँ से गायब था। होल्डन एक्सो को ढूंढने लग जाता है। होल्डन की मुलाकात बेल्टर इंजीनियर नाओमी नगाटा और एक अर्थ के मैकेनिक एमोस बर्टन से होती है। नाओमी होल्डन को बताती है कि कैंटरबरी को अब रिपेयर की जरूरत है और वो उसे इससे रिलेटेड कुछ पेपर्स साइन करने के लिए कहती है। एमोस भी नाओमी की इस बात को सपोर्ट करता है कि अगर नाओमी कह रही है कि कैंटरबरी को रिपेयर की जरूरत है तो वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। होल्डन नाओमी और एमोस की बात को इग्नोर करता है और उन्हें बताता है कि कंपनी शायद इस बात के लिए तैयार नहीं होगी। मार्शियन पायलट एलेक्स कमाल पायलट की सीट के ऊपर बैठ जाता है और वो शिप को सैरस की ओर ले जाने के लिए तैयार करने लग जाता है। होल्डन एमोस से एक्सो के क्वार्टर को खोलने के लिए एक क्रोबार ले लेता है। वो एक्सो के क्वार्टर को खोलकर अंदर चला जाता है। वो एक्सो को बुरी तरह से ड्रंक दिखता है। एक्सो ने अपने पॉटेड प्लांट्स को तोड़ डाला था और उसने व्यू स्क्रीन के ऊपर भी शूटिंग करके एक होल बना दिया था। इसका मतलब था कि एक्सो अब अपनी ड्यूटी के लिए रेडी नहीं था। कैप्टन मैकडोवेल को एक्सो की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है और वो होल्डन को प्रमोट करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना देते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि होल्डन अपनी इस पोस्ट को लेकर खुश नहीं था। मैकडोवेल होल्डन को बताता है कि वो इस पोस्ट को डिजर्व करता है क्योंकि वो बहुत समय से अर्थ को छोड़कर
उन लोगों के साथ काम कर रहा था और कैंटरबरी उसके लिए घर के समान थी। मैकडोवेल एक मोमेंट से होल्डन के पास्ट के बारे में बात करने ही वाला था, तभी होल्डन उसके पोर्सिलेन कैट कलेक्शन की और उसका ध्यान डाइवर्ट कर देता है। एलेक्स एक चार्टेड एस्ट्रॉइड के पास मौजूद शिप से एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करता है और वो इस बारे में अपने सीनियर स्टाफ को इन्फॉर्म कर देता है। एडी उस डिस्ट्रेस कॉल को चेक करना चाहती थी, लेकिन वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग उसे पायरेट बेट बताते हैं, यानी कि किसी लुटेरे की तरफ से आया हुआ कॉल मानते हैं। उन सभी लोगों का मानना था कि अगर उन लोगों को सरस पहुंचने में देर हो गई तो वो लोग अपना टाइम बोनस गवा देंगे। होल्डन उन सभी लोगों को उस एसओएस कॉल को भूलने के लिए और अपने कॉल्स में उसका नाम मिटाने के लिए उन कॉल्स को मैनिपुलेट करने के लिए कहता है। एडी और होल्डन अकेले में उस डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में बात करते हैं। एडी होल्डन को बताती है कि उसे इस शिप से ट्रांसफर किया जा सकता है। होल्डन ये सुनकर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। थोड़ा सा समय और पास हो जाता है। होल्डन शिप की ब्रिज पर पहुंच जाता है। ब्रिज यानी कि मेन कैबिन तक पहुंच जाता है। होल्डन वहां मौजूद वॉच ऑफिसर को हटाकर अपने लिए कुछ कॉफी लेकर वहां पर बैठ जाता है। होल्डन बैठे बैठे ही डिलीटेड लॉग्स को चेक करने लग जाता है। उसे वहां पर कुछ सिग्नल मिलते हैं। होल्डन फर्दर उनको इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। तब उसे एक आवाज आती हुई सुनाई देती है जो कि उन लोगों की मदद मांग रही थी। अब एक नजर अर्थ की ओर भी डाल लेते हैं। यूएन असिस्टेंट क्रिश्चियन अवासराला, जो कि एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन की अंडर सेक्रेटरी थी, वो अपने ग्रैंडसन के साथ खेल रही थी और उसका हस्बैंड अर्जुन टीवी देख रहा था। तभी उन लोगों को यूएन एयरक्राफ्ट की आवाज सुनाई देती है। अवासराला उसे देखकर तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन न्यूयॉर्क सिटी का था। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं, जो कि मैनहट्टन और लिबर्टी आइलैंड के करीब करीब पास में ही थी और लेडी लिबर्टी भी वहाँ पर थी। सीन चेंज होता है हैम्पटन आइलैंड की ओर, जहाँ पर यूएन ब्लैक साइट थी। वहाँ पर एक बेल्टर प्रिजनर को वाटर टैंक के अंदर रखा गया था। बेल्टर्स अर्थ की ग्रेविटी को सहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए उनकी बॉडी को ग्रेविटी लेस बनाने के लिए पानी के अंदर रखा जाता था और अब उसे पिछले 10 घंटे से पानी से बाहर रखा गया था। ग्रेविटी के इफेक्ट को उसकी बॉडी सहन नहीं कर पा रही थी। उस बेल्टर को प्रोटेस्ट या फिर किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट माना गया था। एक और वर्ड आप लोगों के सामने बार बार आएगा, ओपीए। ओपीए होता है आउटर प्लैनेट अलायंस, यानी कि बाहर मौजूद कुछ छोटे छोटे प्लैनेट्स मिलकर एक हो गए थे और वो लोग जनरली बेल्टर्स, मार्स के लोग या फिर अर्थ से लड़ाई किया करते थे। उन लोगों की एक्टिविटीज टेररिस्ट एक्टिविटीज के समान थी। उस आदमी जिसे की कैप्चर किया गया था उसे भी ओपीए का माना गया था और उसे इलीगली कैप्चर कर लिया गया था। उस आदमी के पास उन लोगों को मार्शियन स्टील टेक्नोलॉजी मिली थी। एवा सराला उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो आदमी बात करने से मना कर देता है। एवा सराला उसे अपनी बात बताने के लिए उसे और 10 घंटे का समय दे देती है। चलते हैं सेरस की ओर। मिलर एक टनल में आ जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात मस से होती है। मस उसे बताती है कि टनल में फिट चीप एयर फिल्टर्स फेल हो चुके हैं, जिसके कारण वहाँ मौजूद लोग बीमार पड़ने लगे हैं। मिलर को वर्गास याद आ जाता है, जिसने कि एयर फिल्टर को चेंज करने का काम किया था। हैवलॉक मिलर का ध्यान इस ओर दिलाता है, लेकिन मिलर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। कैंटरबरी के ऊपर मैकडोवेल अपने क्रू मेंबर्स को बताता है कि किसी ने उस एनोनिमस कॉल को डिलीटेड लॉक से निकाल दिया था और उनके हेडक्वार्टर भेज दिया था और अब उन लोगों को कंपनी की ओर से उस डिस्ट्रेस कॉल का जवाब देने के ऑर्डर्स मिले थे। मैकडोनाल्ड होल्डन को एक शटल टीम लेकर उस डिस्ट्रेस कॉल की डायरेक्शन को चेक करने के ऑर्डर्स देता है। नाओमी उन लोगों को बताती है कि उन लोगों की शिप की शटल नाइट वहां तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। होल्डन नाओमी को अपनी टीम के लिए सिलेक्ट कर लेता है और वो एलेक्स को अपने शिप के लिए एक रूट को सिलेक्ट करने का ऑर्डर देता है। इन सब कामों के लिए उनके शिप को बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत थी। वो सभी लोगों को अपने आप को चेयर पर टाइट बांधने के ऑर्डर देता है। सभी लोग चेयर पे बैठ जाते हैं और उन लोगों का एक्सेलरेशन ड्रग यानी कि जूस डिस्पेंसर ऑन हो जाता है, जो कि उन लोगों की बॉडी को एनर्जी देने का काम किया करता था। कैंटरबरी थ्रस्ट को कट कर देता है, फ्लिप हो जाता है और उसके इंजन शुरू हो जाते हैं। इस तरह से वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर देता है। कैंटरबरी अपने डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ से वो कॉल आया था वहाँ पर पहुँच जाता है। होल्डन नाओमी के साथ नाइट के ऊपर पहुँच जाता है। होल्डन एक्सो की पोजीशन लेने के बाद उसके समान बिहेव करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। नाओमी होल्डन को ऐसा करने से मना करती है और उसे अपने वर्क के ऊपर कंसंट्रेशन करने के लिए कहती है। नाओमी को ऐसा लग रहा था कि एड ने उस डिस्ट्रेस कॉल को डिलीटेड लॉक से बाहर निकाला था। होल्डन उस वक्त नाओमी को बताता है कि उस डिस्ट्रेस कॉल को उसी ने बाहर
बाहर निकाला था और हेडक्वार्टर पर भेजा था। नाओमी होल्डन की इस बात को सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो होल्डन को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए ही कहती है। एलेक्स, एमोस और शेड भी नाइट के अंदर पहुंच जाते हैं। वो तीनों ही इस मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, लेकिन वो मजबूरी में होल्डन का ऑर्डर मान रहे थे। एलेक्स अपनी फैमिली की पिक्चर को कंसोल के ऊपर लगा देता है और कैंटरबरी नाइट को अपने से बाहर भेज देती है। सेरेस के अंदर मिलर ड्रिंक लेते हुए अपने नए केस के बारे में सोच रहा था। तभी बार में उसको मस्क कुछ कॉप्स के साथ दिखाई देती है। मिलर मस्क के पास पहुंच जाता है और वो उससे पूछता है कि एक अमीर लड़की अपने पापा को नीचा दिखाने के लिए क्या कर सकती है। मस्क मिलर की इस बात को इग्नोर कर देती है। इधर शटल शिप नाइट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, जहां से उन्हें वो डिस्ट्रेस कॉल रिसीव हुआ था। वो शिप स्कोपोली था। स्कोपोली अनएक्टिव था, उसका रिएक्टर ऑफ था। होल्डन को स्कोपोली की साइड में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। नाओमी भी स्कोपोली पे बने हुए उस होल को देख चुकी थी। होल्डन स्कोपोली को अंदर से चेक करना चाहता था। वो इसके लिए एलेक्स को अपने आप को स्कोपोली तक पहुंचाने के इंस्ट्रक्शंस देने लग जाता है। एमोस होल्डन के साथ स्कोपोली पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। होल्डन और एमोस दोनों ही स्कोपोली पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों शिप के अंदर जाकर उस होल को अंदर से चेक करने लग जाते हैं। एमोस को लगता है कि वो होल टॉर्पेडो का नहीं होना चाहिए था, उसे वो किसी तरह का इंटरनल होल दिखाई देता है। वो दोनों ही रिएक्टर तक पहुंच जाते हैं। एमो देखता है कि रिएक्टर अंदर से बिल्कुल ठीक ठाक था और किसी ने उसे जानबूझकर ऑफ कर दिया था। एमो ये भी देखता है कि किसी ने जानबूझकर प्रेशर डोर्स को खोल दिया था। होल्डन को महसूस होता है कि उसके अंदर कोई भी छिपा हुआ नहीं हो सकता था। होल्डन स्कोपोली के ब्रिज पर पहुंच जाता है और वो नाओमी और शेड को वहां पर पहुंचने के ऑर्डर्स देता है। शेड वहां आकर देखता है तो उन लोगों को वहां पर एक भी बॉडी दिखाई नहीं देती। होल्डन वहां के कंप्यूटर को एसेस करने लग जाता है, लेकिन उस कंप्यूटर के सभी पैनल्स डेड थे। होल्डन सोचने लग जाता है कि उन लोगों को डिस्ट्रेस कॉल कहां से आया होगा। एमोस को तभी एक कंसोल के नीचे एक छोटा सा ब्लैक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। होल्डन उस ऑब्जेक्ट को देखने लग जाता है। तभी एमोस वहां पर पहुंच जाता है और उसे बाहर निकालकर फेंक देता है। एमोस उन लोगों को बताता है कि ये बॉम्ब भी हो सकता था, जिसके कारण वो सभी लोग मारे जा सकते थे। वो लोग उस बॉक्स को चेक करते हैं। वो एक छोटा सा ट्रांसमीटर था, यानी कि जिससे हम डेस्ट्रॉस बीकॉन भी बोल सकते हैं, यानी कि वो सिग्नल जो कि उन लोगों को मिला था उसे किसी ने प्लांट किया था, यानी कि ये एक पायरेट बेट यानी कि लुटेरों की कोई साजिश हो सकती थी। एलेक्स अपनी टीम से रेडियो पे कांटेक्ट करता है और उन्हें कैंटरबरी से मिले हुए सिग्नल्स फॉरवर्ड कर देता है। उस एस्ट्रॉइड बेल्ट के करीब अचानक ही एक शिप दिखाई देने लग जाता है, जो कि उससे पहले वहां पर मौजूद नहीं था। मैकडोवेल अपनी टीम को वापस आने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो सभी लोग जल्दी से नाइट के अंदर पहुंचने लग जाते हैं। नाइट स्कोपोली से अलग हो जाता है। होल्डन को समझ नहीं आता कि अचानक से इतना सब कुछ क्या होता जा रहा है। नाओमी होल्डन को क्लियर करती है कि ये एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि बहुत हाई एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे कि उस वक्त मार्स के लोग ही यूज किया करते थे। सेरेस पे मिलर अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वो अपार्टमेंट के बाहर अपने एक पड़ोसी से बात करने लग जाता है। उसे एक छोटी बच्ची एक चिड़िया से खेलती हुई दिखाई देती है। मिलर को अपने घर में बैठे हुए वो चिड़िया भी दिखाई देती है, जो कि लो ग्रेविटी के अंदर ही घूम रही थी। मिलर को अचानक ही कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकल कर देखता है, उसे वो छोटी बच्ची बाकी बच्चों के साथ खेलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बहुत ही बुरी तरह से खांस रही थी। मिलर उसे देखकर सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में वार्गस को दिखाया जाता है। मिलर उसे खींचकर एयरलॉक के अंदर लेकर आ जाता है और उसे एयरलॉक के अंदर डालकर उसके दरवाजे को बंद कर देता है। वो अंदर के एटमॉस्फेयर से पूरी तरह से हवा को निकाल देता है। इसके थोड़े ही समय बाद मिलर उस प्रोसेस को पूरी तरह से चालू कर देता है और वो एयरलॉक को खोल देता है। मिलर वर्गास को एयर की कमी का एहसास करवाना चाहता था। वो वर्गास को देखता है और उसे बताता है कि एयर की सभी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कहकर मिलर वर्गास को एयर फिल्टर्स चेंज करने के लिए कहता है। इधर वो अनजान शिप जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के किनारे नजर आई थी, उसने कैंटरबरी के ऊपर टॉर्पेडो चलाने शुरू कर दिए थे। कैंटरबरी के अंदर आग लग जाती है। कुछ टॉर्पेडोज नाइट की ओर भी मूव कर रहे थे। होल्डन एलेक्स को टॉर्पेडो से बचने के लिए अपने शिप को थोड़ा सा स्पिन करने के लिए कहता है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता। टॉर्पेडो उन लोगों की तरफ बहुत तेज गति से बढ़ते जा रहे थे। होल्डन अपने सभी साथियों के साथ अपनी मौत का इंतजार करने लग जाता है। टॉर्पेडो यानी कि मिसाइल्स नाइट के राइट साइड से होती हुई चली जाती है। एलेक्स को रियलाइज होता है कि टॉर्पेडो उन लोगों के लिए नहीं था। होल्डन रेडियो से कैंटरबरी पे कांटेक्ट करता है
और उन लोगों को अपने आने की इंफॉर्मेशन दे देता है। होल्डन कैंटरबरी के कैप्टन को इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है कि उन लोगों को आने वाले टॉर्पेडो से बचने के लिए आइस ब्लॉक्स को रिमूव कर देना चाहिए। मैकडोवेल होल्डन को बताता है कि वो लोग इसी की तैयारियां कर रहे थे। होल्डन एडी को काम कराने की कोशिश करता है। एडी डबी होल्डन की ओर फेस घुमा लेती है और वो उसे कुछ बताना ही चाहती थी, तभी स्क्रीन पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है और उन लोगों का कांटेक्ट टूट जाता है। कैंटरबरी को टॉर्पेडो ने हिट कर दिया था और कैंटरबरी पूरी तरह से जल जाती है। कैंटरबरी तुरंत ही ठंडी होकर एक मलबे के ढेर में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट के अंदर बैठे हुए पांचों लोग कैंटरबरी की इस हालत को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं।